नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आने वाले कल के आर्थिक ब्लूप्रिंट की। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। तो चलिए इस बड़े से प्लान को ना थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, एक-एक करके। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा है इस साल का बजट। मतलब सरकार ने आने वाले साल में इतना पैसा खर्च करने का प्लान बनाया है। अब इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो ये भारत की कुल जीडीपी का करीब करीब 15% है। तो जाहिर है ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये देश की बड़ी एम्बिशंस को दिखाता है। तो सवाल उठता है, इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? सरकार इस भारी भरकम रकम का करेगी क्या? बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे बजट के कोर को समझने में मदद करेगा। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। वो विजन क्या है जिसके आधार पर ये पूरा बजट बनाया गया है? जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में बताया, तो देखिए, इस पूरे बजट की नींव रखी गई है 3 मेन पिलर्स पर, जिन्हें 3 कर्तव्यों कहा गया है। पहला, ग्रोथ की रफ्तार को और तेज करना, मतलब इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक पर लाना। दूसरा है लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो भी विकास हो रहा है ना, उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे। तो बजट में जो भी फैसले लिए गए हैं, वो इन्हीं 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। तो इन 3 कर्तव्यों में से जो पहला है ग्रोथ, उसकी शुरुआत होती है देश की बुनियाद को मजबूत करने से, और वो बुनियाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बजट में इस पर बहुत बड़ा फोकस है। और ये देखिए वो आंकड़ा, 12.2 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगा रही है। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। और ये पिछले साल से पता है कितना? करीब 9% ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म चीजों पर नहीं, बल्कि देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आने वाले कल की आर्थिक तरक्की की बुनियाद है। तो कैपेक्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये वो खर्च नहीं है जो हो गया और खत्म। नहीं, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। सरकार ये पैसा सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, मतलब ऐसी चीजें बनाने में लगा रही है जो सालों साल देश की इकोनॉमी को ताकत देंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए एक गहरी और पक्की नींव रखी जाती है। तो सवाल है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सोचिए इससे सफर कितना बदल जाएगा। फिर है एक नया ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो डैंकुनी से सूरत तक जाएगा। मतलब सामानों की ढुलाई कितनी तेज और आसान हो जाएगी। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सब सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। फोकस इस बात पर है कि छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी ग्रोथ हब बनाए जाएं, ताकि विकास की गंगा पूरे देश में बहे। अच्छा, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव मजबूत हो गई, तो उसके ऊपर क्या बनेगा? यहीं पर बजट का अगला बड़ा फोकस आता है, भारत की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी को एक नया मोड़ देना। अब लक्ष्य सिर्फ मेड इन इंडिया के लिए चीजों को असेंबल करना नहीं है, बल्कि डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया पर है। और इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान साफ दिखाई देता है। पहला स्टेप, जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब वो खनिज जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें रेयर अर्थ कॉरिडोर के जरिए सिक्योर करना। स्टेप 2, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ देश में ही चिप्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे जरूरी कंपोनेंट्स बनाना। और तीसरा स्टेप, बायोफार्मा शक्ति मिशन के जरिए बायोफार्मा जैसे भविष्य के सेक्टर्स में दुनिया को लीड करना। मतलब साफ है, भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक अहम लीडर बनना चाहता है। और हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार भविष्य की इन इंडस्ट्रीज पर कितना बड़ा दाव लगा रही है। अब शहरों और इंडस्ट्रीज की बात तो हो गई, लेकिन भारत की असली जान तो गांवों में बसती है। और इस बजट में कृषि और ग्रामीण भारत को मजबूत करने पर भी पूरा जोर दिया गया है। और यहाँ ना टेक्नोलॉजी और परंपरा का एक बहुत ही अच्छा संगम देखने को मिल रहा है। एक तरफ है भारत विस्तार,
ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो हर किसान को उसकी जमीन और फसल के हिसाब से सलाह देगा। तो दूसरी तरफ नारियल, काजू और कोको जैसी जो हाई वैल्यू फसलें हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक और बहुत ज़रूरी पहल है शी मार्ट्स की स्थापना। ये खास तौर पर उन ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो अपना कुछ काम करती हैं, ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक अच्छा बाजार मिल सके। चलिए, अब इन सब बड़ी बड़ी बातों से हटकर उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है कि भाई, इस बजट से मेरी आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा शब्द है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है और इसका मकसद है हमारे 60 साल पुराने टैक्स कानून को आसान बनाना। कोशिश ये है कि टैक्स का पूरा सिस्टम कम उलझा हुआ हो और उसे समझना और कंप्लायंस करना सबके लिए आसान हो जाए। और एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो विदेश घूमने का प्लान बनाते हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर पैसे भेजते हैं। जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS पहले 5 से 20% तक लगता था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी कटौती है जिससे लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ सीधे सीधे कम हो जाएगा। तो खास तौर पर सैलरीड क्लास के लिए क्या है? देखिए, कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहली, अगर सारी कटौतियों के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी बात, अब ITR फाइल करना और आसान होगा क्योंकि नए सिंपल फॉर्म्स आ रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात, अगर आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना है तो अब उसके लिए 31 मार्च तक का समय मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलियत है। तो चलिए, अब एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सारे फैसले मिलकर देश की आर्थिक सेहत के लिए क्या टारगेट सेट कर रहे हैं? ये टेबल हमें एक क्विक स्नैपशॉट देती है। कुल खर्च, जैसा हमने शुरू में देखा, 53.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 12.2 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स यानी इन्वेस्टमेंट पर जा रहा है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, जिसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। इसे GDP के 4.3% तक लाने का टारगेट है, जो दिखाता है कि सरकार खर्च के मामले में अनुशासन बरत रही है। और ये सब कुछ टिका है 7 से 7.5% की एक मजबूत GDP ग्रोथ के अनुमान पर, जो एक काफी पॉजिटिव आउटलुक है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग पर एक स्ट्रेटेजिक फोकस और ग्रामीण भारत पर जोर, ये बजट एक बहुत ही साफ दिशा दिखाता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये ब्लूप्रिंट भारत को एक असेंबली इकोनॉमी से एक इनोवेशन इकोनॉमी बनाने में कामयाब होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये बजट उस सफर की एक मजबूत शुरुआत जरूर करता है।